दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज की न्यूज हेडलाइन ये रही कि भारत ने रूस से तेल खरीदकर इतने पैसे बचाए हैं जितने में भारत की 114 फाइटर जेट की डील बड़े आराम से हो जाती। मिनिस्ट्री की तरफ से इसका डाटा पेश किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक और अमेरिकन कंपनी भारत में एंट्री कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में लगाने जा रही है। इसमें कौन से डिफेंस इक्विपमेंट बनाए जाएंगे इसके बारे में भी जानेंगे। वहीं पर हमारा पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री बनते ही ओली ने अब अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है और फिर से एक नया विवाद भारत के साथ उसने छेड़ दिया है। इसके अलावा सैटेलाइट इमेज से पता लगा है कि पेंगोंग त्सो के पास चीन ने एक पुल बना डाला है। ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। सभी खबर बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले दोस्तों बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सत्ता संभालते ही और दोबारा प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट सामने आया कि भारत के साथ सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों को कूटनीतिक तंत्र के माध्यम से हल करने के लिए सहमत हैं और काठमांडू अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में स्पष्ट और दृढ़ है। यानी कि उन्होंने ये तो बताया है कि हम कूटनीतिक तरीके से इस मुद्दे को भारत के साथ हल करना चाहते हैं, लेकिन जो विवाद है हम उस पर पूरी तरह से स्पष्ट है कि वह जमीन नेपाल की ही है। प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल करने के एक दिन बाद सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए ओली ने कहा कि सरकार इस बात पर दृढ़ और स्पष्ट है कि 1816 की सुगोली संधि के अनुसार लिम्पुआधरा, कालापानी और लिपुलेख सहित महाकाली नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र नेपाल के हैं। ओली ने कहा संघीय संसद और नेपाल सरकार का रुख देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े मुद्दों को लेकर स्पष्ट और दृढ़ है। ओली ने कहा नेपाल ने एक नया मानचित्र अपनाया है जिसे 2017 में संविधान में दूसरे संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है। हालांकि दोस्तों नेपाल की तरफ से 2020 में जारी किए गए नए मैप के बाद भारत और नेपाल के बीच संबंध अचानक से काफी खराब हो गए थे। वहीं भारत ने नेपाल के सभी दावों को उसी समय खारिज कर दिया था, जिसके बाद मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा गया था और नेपाल इसका काफी विरोध कर रहा था। इसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री मंडल की बैठक में दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने पर सहमति बनी थी। एक समय था जब भारत और नेपाल का रिश्ता बेहद अच्छा था, लेकिन ओली की हरकतों की वजह से भारत और नेपाल के रिश्ते बिगड़े। उसके बाद अग्निवीर योजना में भी जिस तरह से नेपाल ने उसका विरोध किया और अपने गोरखा कमांडो को भेजने से मना किया, उसके बाद भी भारत और नेपाल के बीच में संबंध खराब होते चले गए। वहीं पर अब एक बार फिर से ओली की सरकार में वापसी के बाद ऐसा लगता नहीं कि भारत और नेपाल के रिश्ते वापस पटरी पर लौटेंगे। बहरहाल इस विषय के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ये खबर आ रही है भारत और रूस के ट्रेड रिलेशन से। दरअसल भारत की मिनिस्ट्री की तरफ से एक डाटा पब्लिश किया गया है और उस डाटा के अनुसार साल 2022-23 में भारत ने जो डिस्काउंट रेट पर रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है, उससे भारत को काफी फायदा हुआ है और ये अनुमान लगाया गया है कि $25 बिलियन की बचत भारत को हुई है। आपको बता दें ये सिर्फ एक साल का डाटा है, यानी कि एक साल में सस्ता तेल खरीदने से भारत ने इतने पैसे बचाए हैं। यही कारण है कि भारत पूरे वेस्ट और अमेरिका तक से रूस से तेल खरीदने के ऊपर लड़ गया था और अपनी तेल की सप्लाई को बंद नहीं किया था। $25 बिलियन कितना ज्यादा होता है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत की जो MRFA डील है, जिसके तहत भारत को 114 फाइटर जेट खरीदना है, वह डील 20 से $25 बिलियन की है। अब आप समझ सकते हैं कि एक साल में भारत ने इतना पैसा बचाया है। वहीं अगर बात करें जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से अब तक की, तो भारत ने 50 से 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा की बचत की है, यानी कि तकरीबन 45 बिलियन डॉलर की S-400 डील भारत को एक तरह से मुफ्त में ही पड़ गई। इन आंकड़ों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदना कितने फायदे का सौदा रहा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर एक चीज और भी है कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले
भारत जितने का तेल इस समय डिस्काउंट रेट पर रूस से खरीद रहा है उतने का ही तेल खरीदा करता था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ओपेक देशों ने तेल के प्राइस बढ़ा दिए और इंटरनेशनल मार्केट में तेल के प्राइस बढ़ गए। तो भारत का फायदा यही हुआ कि भारत को महंगा तेल खरीदना नहीं पड़ा और जिस रेट पर खरीदा करता था उसी के आसपास खरीद रहा है। और यही मेन कारण है जिस वजह से भारत के अंदर तेल के दाम कम नहीं हुए, क्योंकि काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि जब इतना ज्यादा भारत को फायदा हो रहा है तो तेल के दाम इंडियन मार्केट में कम क्यों नहीं हो रहे। तो उसके पीछे कारण जैसा कि मैंने आपको बताया यही है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत और चीन बॉर्डर से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जितनी तेजी के साथ बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत कर रहा है उतनी ही तेजी या उससे थोड़ा और तेजी के साथ बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइना भी कर रहा है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एक के बाद एक नए मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और बॉर्डर के पास कई सारे डैम वगैरह के प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा बॉर्डर के पास रेलवे लाइन, रोड कनेक्टिविटी और पुल वगैरह की तेजी से निर्माण भारत के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन चीन भी पीछे नहीं है। अब सैटेलाइट तस्वीरों से जो इमेज हमारे सामने आई है वह भारत के लिए थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। आप अपने स्क्रीन पर नव भारत टाइम्स का आर्टिकल रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि पेंगोंग त्सो के पास चीन ने एक पुल का निर्माण कर डाला है। गलवान में भारतीय सैनिकों से तगड़ा जवाब पाने के बाद से ही चीन पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में अपना सैन्य ढांचा मजबूत करने में जुटा हुआ है। इस बीच उसने पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण पेंगोंग त्सो झील पर अपने कब्जे वाले क्षेत्र में पुल बना लिया है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इसी महीने पुल का निर्माण पूरा हुआ है। इस पुल के बनने से चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों की आवाजाही आसान हो जाएगी। साल 2022 में पहली बार सामने आया था कि चीनी सेना पेंगोंग त्सो झील के सबसे संकरे इलाके खुरनाक में एक पुल का निर्माण कर रही है। बाद में पता चला था कि ये सर्विस पुल था जिसका इस्तेमाल एक बड़ा पुल को बनाने के लिए किया जा रहा था। इस पुल पर चीनी सैनिक टैंकों के साथ जा सकेंगे, जो उन्हें रेजांगला जैसे दक्षिण किनारे के क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद करेगा। इस पुल के बनने से चीनी सेना के लिए पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारों के फिंगर क्षेत्रों तक पहुंच के लिए 180 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसके पहले सितंबर 2020 और 2021 के दौरान जब पेंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर गतिरोध चल रहा था, तब चीन ने ऊंचाई वाले इलाकों में भारतीय सैनिकों की नजर से बचने के लिए मोल्डो गैरेसिन तक नई सड़क का निर्माण किया था। भारत भी चीन का मुकाबला करने के लिए अपना सैन्य ढांचा मजबूत कर रहा है। भारत अपनी तरफ फिंगर 4 की और एक सड़क बना रहा है जिसे उच्च प्राथमिकता वाली परियोजना में रखा गया है। फिंगर 4 तक जाने वाली सड़क भारतीय सेना को हासेरला के मध्यम से दारबुक दोलगबे गोल्डी रोड के विकल्प के रूप में जोड़ेगी। एलएसी के भारतीय हिस्से में लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पेंगोंग त्सो झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। अब दोस्तों इन तैयारियों से साफ पता लगता है कि भारत और चीन अपनी अपनी तरफ एक बड़ी युद्ध के खतरे को देखते हुए तैयारी कर रहे हैं। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत में खुलने वाले एक और प्लांट को लेकर है। पिछले कुछ समय से दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी कंपनी भारत में नए नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खोल रही है और यहीं पर उत्पादन वगैरह करके सामान को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भी सप्लाई कर रहे हैं। इसी के तहत एयरबस हेलीकॉप्टर ने भारत में H125 हेलीकॉप्टर के उत्पादन के लिए 8 स्थानों का चयन किया है। दुनिया में चौथा ऐसा प्रोडक्शन प्लांट होगा। इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी की गई है। एयरबस का अनुमान है कि अगले 20 वर्षों में भारत और दक्षिण एशिया में 500 हेलीकॉप्टरों की मांग होगी और इनका उत्पादन भारत में किया जाएगा। ये बात एयरबस हेलीकॉप्टर्स के वरिष्ठ अधिकारी ओलिवर ने कही है। नए प्लांट का उद्घाटन इस साल के अंत तक होने की उम्मीद है। एयरबस और टाटा मिलकर शुरुआत में हर साल 10 हेलीकॉप्टर बनाएंगे और ऑर्डर बढ़ने पर उत्पादन बढ़ाया जाएगा। H125 हेलीकॉप्टर दक्षिण एशिया के देशों में भी निर्यात किए जाएंगे। भारत में एयरबस का दूसरा असेंबली लाइन ये होगा। इससे पहले एयरबस और TASL ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 C295 विमान बनाने का समझौता किया था। इनमें से 16 विमान सीधे यूरोप से आएंगे और बाकी का निर्माण गुजरात के वडोदरा में किया जाएगा। पहला H125 हेलीकॉप्टर
2026 में भारतीय प्लांट से बनेगा यह हेलीकॉप्टर। अभी केवल फ्रांस, अमेरिका और ब्राजील में बनाए जाते हैं। भारतीय प्लांट में प्रमुख कंपोनेंट असेंबली, एवियोनिक्स, मिशन सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल्स और इंजन आदि का निर्माण होगा। H-125 हेलीकॉप्टर 2.8 टन का होता है और इसमें 6 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। ये 23,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 630 किलोमीटर की रेंज है और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से यह उड़ सकता है। बहरहाल एयरबस के इस मैसिव इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।